अभी क्लियर हो गया डायबिटिक नेफ्रोपैथी में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अर्लीस्ट चेंजेस पता होना चाहिए, मोस्ट कॉमन चेंजेस पता होने चाहिए, मोस्ट स्पेसिफिक फर्स्ट क्लिनिकल डिटेक्टेबल साइन, देन कैप्सुलर ड्रॉप एंड फिब्रिल केयर आर द सिम्टम ऑफ द डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अब बात करते हैं किसकी, एक्यूट रीनल फेलियर की। एक्यूट रीनल फेलियर, अगर ये वर्ड अब आप लिखते हैं तो ये क्या होगा, बिल्कुल गलत। बिकॉज नाउअडेज एक्यूट रीनल फेलियर की जगह अब क्या यूज करते हैं, वर्ड वर्ड यूज किया जाता है AKI। एंड अब जो भी डायग्नोसिस आपको रिपोर्ट्स में देखने को मिलेगा वो यही देखने को मिलता है, एक्यूट किडनी इंजरी, एक्यूट किडनी इंजरीज, जिसका डायग्नोसिस क्या लिखते हैं हम, AKI। नाउअडेज हम ये चीज यूज करते हैं तो हमारे को पता होना चाहिए। बाय डेफिनेशन एक्यूट किडनी इंजरी को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, इंक्रीज द सीरम क्रिएट लेवल, सीरम क्रिएटिनिन लेवल by at least by at least 0.3 milligram per dl or greater than 50%, greater than 50% higher than the baseline in 24 hours, in 24 hours। या दूसरी डेफिनेशन और क्या बोल सकते हैं हम, डिक्रीज द यूरिन आउटपुट, डिक्रीज द यूरिन आउटपुट टू, कितना कम हो जाए, लेस देन 0.5 ml पर डे बाय बॉडी वेट। पर डे नहीं हो सकता है, ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 0.5 ml बाय बॉडी वेट फॉर ग्रेटर देन 6 आवर, 6 घंटे से ज्यादा, लेस देन 0.5 ml बाय बॉडी वेट, अगर 0.5 ml से भी कम जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिक्रीज यूरिन आउटपुट शोज द एक्यूट किडनी इंजरी, शोइंग द एक्यूट किडनी इंजरी। अब हम बात करते हैं कॉजेस की। तो AKI की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या रहेगा, फर्स्ट प्री रीनल, एंड प्री रीनल में मोस्ट कॉमन होता है पहली चीज, क्योंकि ये क्या होता है, रिवर्सिबल। ओके, बाकी दो क्या होते हैं, इरिवर्सिबल, जहां पे इंट्रेंसिक रीनल, इंट्रेंसिक रीनल एंड पोस्ट रीनल, ये दोनों क्या रहेंगे, इरिवर्सिबल। ठीक है, अगर प्री रीनल की बात करें तो प्री रीनल में क्या कॉज बनेंगे, हाइपोवोलीमिया, हाइपोवोलीमिया, लो कार्डियक आउटपुट एंड रीनल वेस्कुलर डिजीजेज, RVD, रीनल वेस्कुलर डिजीजेज। अगर इंट्रेंसिक रीनल की बात करें तो यहाँ पे इस्कीमिया, सेप्सिस एंड टॉक्सिन्स, इस्कीमिया, सेप्सिस एंड टॉक्सिन्स। इसी तरीके से AKI के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, AKI के फेजेस के बारे में पूछा जाता है, और AKI के फेजेस हमारे को पता होना चाहिए। फर्स्ट फेज इज दी टोटल 4 फेजेस हैं, तो फर्स्ट फेज इज दी इनिशिएशन फेज,
जो कि लेस देन 2 डेज के लिए होती है। फिर आती है हमारी मेंटेनेंस फेज। मेंटेनेंस फेज का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं हम? ओलिगोरिक फेज। कंप्लीट हो जाए तो यस लिखना। ओके। Initiation phase is less than 200 and maintenance phase known as a oliguric phase। oliguric phase जो कि कितने टाइम तक रहती है? 10 to 14 डेज के लिए, 10 to 14 डेज के लिए रहेगी। जहां पे से क्वेश्चन बनेगा, बाकी फेज पता हो ना पता हो, मेंटेनेंस फेज या ओलिगोरिक फेज पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज द डिक्रीज दी जीएफआर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकेआई में डिक्रीज जीएफआर कौन से फेज से स्टार्ट होती है? इनिशिएशन फेज, मेंटेनेंस फेज, डाययूरेटिक फेज। ठीक है, तो जीएफआर डिक्रीज फ्रॉम दी मेंटेनेंस फेज और ओलिगोरिक फेज। सेकंड, एजोथीमिया कहां से, कौन से फेज से स्टार्ट होता है? इट इज मेंटेनेंस फेज। ओके। थर्ड क्वेश्चन बनता है डायलिसिस कहां से स्टार्ट कर सकते हैं? डायलिसिस इज रिक्वायर्ड फ्रॉम दी मेंटेनेंस फेज। ओके। तो ये था सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस एकेआई फेजेस में से। क्वेश्चन जो बनता है वो इसी पार्ट में से बनेगा। बाकी फेज पता होनी चाहिए। डाययूरेटिक फेज जो कि कितने से रहेगी? 40 to 24 डेज तक। देन लास्ट फेज इज रिकवरी फेज। लास्ट फेज इज रिकवरी फेज। रिकवरी कब हो जाएगी? ग्रेटर देन 24 डेज के अंदर रिकवरी पॉसिबल है। ओके। अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या रहेंगे? कॉम्प्लिकेशंस इज हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया। बट यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? हाइपरकैलीमिया, हाइपोफॉस्फेटीमिया एंड हाइपर यूरिक एसिड। तो हमारे को ये दो पता होनी चाहिए कि ये दो डिक्रीज हो जाते हैं। बायोमार्कर फॉर द एकेआई, और कई बार पूछा जाता है बायोमार्कर फॉर द एकेआई, तो इट इज द किम वन। इट इज द किम वन। एंड दूसरा नाम दूसरा कौन सा है बायोमार्कर? वैसे तो यही पूछा जाता है, किम वन। दूसरा इज द सेकंड इज द नगल, NGAL। These two are the biomarker for the AKI या ARF। nowadays यूज नहीं करते, बट पता होना चाहिए। AKI के अंदर मैं बताऊं, अगर प्री रीनल या रीनल की, तो रीनल और प्री रीनल के डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हमारे को पता होने चाहिए। तो एक टेबल बनाइए जहां पे यहाँ पे लिखिए प्री रीनल एंड यहाँ पे लिखिए, सॉरी जस्ट होल्ड अ सेकंड, यहाँ पे हम लिखेंगे फीचर्स। यहाँ पे लिखेंगे हम प्री रीनल, यहाँ पे हम लिखेंगे रीनल, इंट्रिंसिक रीनल जो बात कर रहे थे। फीचर्स लाइक fractional excretion of the sodium,
फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम। फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या है, जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। 100 into sodium in urine upon sodium in plasma multiply by creating plasma divided by creating urine. This is the fractional excretion of the sodium. Okay. प्री रीनल में रेंज रहेगी लेस देन 1% एंड रीनल के अंदर रहेगा ग्रेटर देन 1%। ओके। अगर बात करें यूरिनरी सोडियम की इंडिविजुअल की, तो यहाँ पे मिलेगा हमारे को लेस देन 10 मिलीमोल पर लीटर, एंड यहाँ पे मिलेगा ग्रेटर देन 20 मिलीमोल पर लीटर। अगर बात करें यूरिनरी क्रिएट अपॉन दी प्लाज्मा क्रिएट की रेशियो की, यूरिनरी क्रिएट अपॉन प्लाज्मा क्रिएट रेशियो की, तो वो रेशियो किस में ज्यादा मिलेगा हमारे को, प्री रीनल में ग्रेटर देन 40 एंड यहाँ पे लेस देन 20। ओके। इसी तरीके से देखिए अदर फीचर्स लाइक दी other features BUN upon BUN ब्लड यूरिया नाइट्रोजन अपॉन दी क्रिएट रेशियो की अगर बात करें, तो यहाँ पे मिलेगा ग्रेटर देन 20 एंड यहाँ पे मिलेगा लेस देन 10 to 15, लेस देन 10 to 15। Then renal failure index, last point is the renal failure index। renal failure index का पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला इज द urinary sodium upon urinary create upon the plasma create। This is the formula of the renal failure index, and renal failure index is less than 1 and greater than 1। तो जितने भी क्या करना चाहिए रेशियो है, जैसे BUN अपॉन क्रिएट की बात कर लो, यूरिया क्रिएट अपॉन प्लाज्मा क्रिएट की बात कर लो, वो तो सारे के सारे क्या रहेंगे, हायर रहेंगे अदर इन प्री रीनल। ओके। बट अदर देन दिस रेशियो कोई भी चीज पूछ ली जाए, फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ द सोडियम, यूरिनरी सोडियम या रीनल फेलियर इंडेक्स, वो सारे के सारे क्या रहेंगे, लो लो मिलेंगे इन दी प्री रीनल। सिंपल फंडा है याद करने का, इसीलिए मैंने एक्सप्लेन किया है, बाकी आप इंडिविजुअली भी चीजें याद रख सकते हैं आप। फिर लास्ट चीज आती है प्री रीनल एंड रीनल के डिफरेंशिएटेड बाय की यूरिनरी सेडिमेंट। यूरिनरी सेडिमेंट एंड यहाँ पे क्या मिलता है हमारे को यूरिनरी सेडिमेंट में, हाईलीन, हाईलीन कास्ट, एंड यहाँ पे मिलता है मडी ब्राउनी ग्रेनुलर कास्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था मडी मडी ब्राउनी ग्रेनुलर कास्ट। ओके। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है रीनल एंड प्री रीनल के साथ में AKI। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा CRF, क्रोनिक रीनल फेलियर। जस्ट होल्ड अ सेकेंड।
ओके, देन नेक्स्ट CRF, क्रोनिक रीनल फेलियर की हमारे को क्या पता होनी चाहिए? ग्रेड, टोटल ग्रेड आर दी 6 ग्रेड। ग्रेड 0 मींस यहाँ पे हमारे को क्या देखना है? मेनली हमारे को देखना है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ओके, जो कि बिल्कुल अराउंड एंड अराउंड नॉर्मल, ग्रेटर देन 90 ml पर मिनट मिलेगी। जैसे कि मैंने नॉर्मल कितनी बताई थी, प्लीज चेक बॉक्स में डालिए नॉर्मल GFR। तो 0 ग्रेड क्यों दिया जबकि बिल्कुल नॉर्मल है, अराउंड एंड अराउंड नॉर्मल है? तो यहाँ पे विद रिस्क मिलेगा, सॉरी, रिस्क फैक्टर फॉर दी, वेरी गुड मेनिका, फॉर CKD। अब CKD के लिए रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? CKD के लिए रिस्क फैक्टर हो सकते हैं हमारे लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड ओल्ड एज एंड फैमिली हिस्ट्री, ऑटो इम्यून डिजीजेस, ऑटो इम्यून डिजीजेस। वेरी गुड मोनिजा। ओके, ऑटो इम्यून डिजीजेस, देन ग्रेड 1 में भी सेम रहेगा, ग्रेटर देन 90 ml पर मिनट, बट साथ में क्या मिलेगा हमारे को? डिमोस्ट्रेबल किडनी डैमेज, डिमोस्ट्रेबल किडनी डैमेज। ओके, जहाँ पे क्या मिलेगा साथ में? परसिस्टेंट प्रोटीन हो गया, एंड एबनॉर्मल यूरिनरी सेडिमेंट, एबनॉर्मल यूरिनरी सेडिमेंट। ओके, तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया। ये डिफरेंस आपको, आप हैरिसन से कंफर्म कर सकते हो, हैरिसन में ये मेंशन कर रखा है, अदरवाइज वहां पे 5 ग्रेड ही मेंशन है अदर बुक्स के अंदर। तो हमारे को 0 ग्रेड एंड ग्रेड 1 में डिफरेंस पता होना चाहिए क्योंकि रेंज सेम है, दोनों की रेंज सेम है। ओके, तो अब हम बात करते हैं ग्रेड सेकंड की। ग्रेड सेकंड की रेंज क्या रहेगी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की? 60 टू 89 ml पर मिनट। ग्रेड थर्ड की रेंज क्या रहेगी हमारी? 30 टू 59, 32 59। ग्रेड 4 की रेंज क्या मिलेगी हमारे को? 15 टू 29 ml पर मिनट। एंड ग्रेड 5 मीन्स ग्रेड 6 हो गया, ये 6 ग्रेड हो गया ना, तो ग्रेड 5 की रेंज क्या मिलेगी? लेस देन 15 ग्रेड। और
क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, एंड स्टेज रीनल डिजीज कौन से कंडीशन को बोलते हैं? ग्रेड 3 से लेके ग्रेड 5 वाले को हम क्या बोलते हैं? एंड स्टेज रीनल डिजीजेस। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब एक चीज हमारे को पता होनी चाहिए, जीएफआर कैलकुलेशन। जीएफआर कैलकुलेशन, एंड कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है या एक इक्वेशन यूज की जाती है। तो भाई पहला तो क्वेश्चन बनता है, उस इक्वेशन का नाम क्या है? इक्वेशन नेम इज द क्रॉप-रोथ-गॉल्ट इक्वेशंस। क्रॉप-रोथ-गॉल्ट इक्वेशंस। ये इक्वेशन क्या है? जी एफ आर इज इक्वल टू 140 माइनस द एज multiply by the body weight in kg upon 72 into plasma create in mg per dl। ये सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है, इससे छोटा फॉर्मूला कभी नहीं देखा होगा। बट अगर यही फीमेल है तो फीमेल टिपिकल रहती है, तो डेफिनेटली इस फॉर्मूले में क्या चीज, एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी। जो भी आपका वैल्यू निकलेगा उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 0.08, सॉरी 0.85 से। if female value multiplied by the 0.85। ओके, तो जीएफआर कैलकुलेशन के लिए बाई इक्वेशंस का नेम पता होना चाहिए एंड फॉर्मूला पता होना चाहिए। कई बार फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, ज्यादातर इक्वेशंस का नाम ही पूछा जाता है कि ये इक्वेशंस कहाँ पे काम में ली जाती है, यूज फॉर। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस। रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस बाई वर्ड मीनिंग समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, पेपिला के अंदर पेपिला के अंदर इस्चीमिया। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। इस्चीमिया एंड इस्चीमिया अल्टीमेटली क्या करेंगे? नेक्रोसिस। तो ये सीक्वेंस पेपिला का समझ में आया। तो यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स क्या डेवलप रहेंगे? लॉयन पेन, देन हेमेटूरिया, देन रीनल फेलियर। रीनल फेलियर। What are the causes of the renal papillary necrosis? एंड causes को किससे याद रखेंगे हम? पोस्ट कार्ड से। causes किससे याद रखना है हमारे को? POST, पोस्ट कार्ड, CARD, पोस्ट कार्ड से। P मीन्स दी पाइलोनेफ्राइटिस, O means the obstruction, O means the obstructions. Just hold a second.
Okay. Pyelonephritis, then obstructions, then no, N means S means the sickle cell anemia, T means the TB, C means the cirrhosis, A means the analgesic, R means the RVT renal vein thrombosis, D means the diabetes mellitus. अब आप कहेंगे सर इतने सारे पूछते हैं क्या? कई बार ऑल एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछे जाए तो ये सारे याद होने चाहिए बिकॉज पोस्ट कार्ड से कई बार क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? बट हमारे को क्या पता होना चाहिए? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बनता है, कॉज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द renal papillary necrosis। आंसर क्या जाना चाहिए? सीधा आंसर जाना चाहिए डायबिटीज मेलाइटस। अगर डायबिटीज मेलाइटस ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा ऑप्शन जाना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन ये है, देन सेकंड ऑप्शन हमारा क्या रहना चाहिए? एनाल्जेसिक। ओके, इसी वे में आपको याद रखना है, ठीक है? एक टर्मिनोलॉजी आपको कई बार देखने को मिलेगी एग्जाम में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइसोस्थेनियूरिया। इट मींस द फिक्स स्पेसिफिक ग्रेविटी, फिक्स्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन, जो कि किस चीज को शो करती है? क्लास 10 मिनट में ओवर हो जाएगी, मीन्स हमारा 10 मिनट के बाद में हमारे को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं? प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए, क्योंकि हमारा लगभग किडनी सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा या सिस्टम रहेगा वो रहेगा हमारा एंडोक्राइन। तो आप एंडोक्राइन को कंप्लीट पढ़ के आ सकते हैं। एंडोक्राइन हमारा नेक्स्ट सिस्टम रहेगा। ओके, तो हम नेक्स्ट संडे वापस से मिलेंगे एट 1:30 PM। क्लास अभी हमारे 10 मिनट और चलेगी, 10 मिनट बाद में क्लास ओवर हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट संडे को वापस से मिलेंगे, नेक्स्ट संडे। ओके, और आपको एक मॉक टेस्ट सीरीज दिया है जो कि आज कंप्लीट कर लेना 11 PM से पहले पहले, जो कि कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के बेसिस पे है। ओके, Isosthenuria shows the tubular interstitial diseases, tubular interstitial disease। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं? देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहता है हमारा किससे? ये वन लाइनर्स आते हैं इससे अंदर से। पीसीकेडी, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, मेनली क्या देखने को मिलता है? ये बाइलेटरल। ओके, जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है, ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है। जो ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है इट इज एसोसिएटेड विद द पॉलीसिस्टीन। पॉलीसिस्टीन क्या है? एक तरीके का प्रोटीन है, पॉलीसिस्टीन। एंड ऑटोसोमल रिसेसिव है, वो क्या रहता है? इसके अंदर कौन सा प्रोटीन मिलता है? फिब्रिनोसिस्टीन, फिब्रोसिस्टीन, फिब्रोसिस्टीन। ओके, मेन अगर इसकी बात करें ऑटोसोमल डोमिनेंट की, यहाँ पे पीसीकेडी1, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज 1, ये जेनेटिक 1 है, एंड जेनेटिकली पीसीकेडी2 देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे बात करें ऑटोसोमल रिसेसिव में, तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कौन सा मिलेगा? क्रोमोसोम नंबर 6, क्रोमोसोम नंबर 6। क्लिनिकल फीचर्स नहीं पूछे जाते हैं। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट के अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो वही सिम्टम्स आएंगे, पेन एब्डोमेन, हेमेटूरिया, नॉक्टर्नल यूरिया एंड हाइपरटेंशन। एंड हाइपरटेंशन आपको याद रखना है, हाइपरटेंशन इज अ सिम्पटम ऑफ द ऑटोसोमल डोमिनेंट। एंड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो मैं बता देता हूँ। मोस्ट
common extrarenal cyst in a case of the PCKD. आंसर क्या करेंगे? आंसर इज द लीवर। आंसर इज दी लीवर। और वहां पे ऑप्शन, पहला ऑप्शन ही क्या मिलेगा हमारे को? लंग। तो लंग को बिग क्रॉस लगा देना। ये हमेशा मेरे क्लास में मैं बताता हूँ, जो राइट आंसर है वहां पे डबल टिक मार्क, एंड जो गलत आंसर रहेगा वहां पे डबल क्रॉस लगा देना। लंग वहां पे पहला ऑप्शन दिया हुआ होगा। ठीक है। यहाँ पे किडनी एनलार्ज मिलेगी डेफिनेटली पीसीकेडी के केसेस के अंदर। ठीक है। एंड autosomal recessive, it is associated with the hepatic fibrosis, and PCKD autosomal recessive type associated with the hepatic fibrosis known as a Caroli's disease, known as a Caroli's disease। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कैरोलीज डिजीज क्या है। ओके। तो यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा किससे? मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज। medullary cystic kidney disease, it is the autosomal dominant, it is have a family history positive, mainly seen in the adults, and defects seen in the कौन से जीन में? MCKD1, MCKD1 and MCKD2, MCKD1 and MCKD2 mean genetic defect। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि growth retardation growth retardation is not seen in a case with the medullary cystic kidney disease। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं तीन स्टार से आएंगे। ठीक है। और नेफ्रोकैल्सिनोसिस इज नॉट seen। This is also not seen। okay। diagnosis on the basis of the biopsy रहेगा। ओके। बट अगर क्वेश्चन पूछा जाता है जस्ट इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट कौन सा रहता है जहाँ पे ग्रोथ रिटार्डेशन भी मिलता है एंड नेफ्रोनोकैल्सिनोसिस भी मिलता है, इट इज द डायग्नोसिस फॉर द नेफ्रोनोप्थाइसिस। नेफ्रोनोप्थाइसिस क्या है? नेफ्रोनोप्थाइसिस मोस्ट कॉमन जेनेटिक cause is ESRD। ESRD। ओके। या जीन नंबर 11 जेनेटिक म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से डेवलप होता है, जहाँ पे क्या एक्चुअल डिजीज क्या रहती है, जहाँ पे इम्पेयर द ट्यूबुलर फंक्शंस, जिसकी वजह से डेवलप होता है हमारा साल्ट वेस्टिंग। ओके। बिकॉज यहाँ पे क्या हो जाता है? डिफेक्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन। ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिक्रीज द सोडियम लेवल, डिक्रीज द सोडियम लेवल ड्यू टू द इम्पेयर ट्यूबुलर फंक्शंस। एंड यहाँ पे मिलता है हमारे को ग्रोथ रिटार्डेशन प्लस प्लस प्लस। ओके। यहाँ पे मिलेगा हमारे को पॉली यूरिया, क्योंकि हमारा क्या होने लगा है? साल्ट वेस्टिंग हो रहा है। ओके। देन हमारा क्या मिलेगा? पॉली यूरिया। ओके। एंड यहाँ पे हमारे को जैसे कि मिलेगा हाइपोटेंशन। एक वर्ड याद रखना है, बीपी कब मिलेगा हमारे को? क्योंकि सोडियम तो चला गया ना, जब सोडियम अंदर आता है ब्लड के अंदर तब हमारे को हाई बीपी डेवलप होता है। बट यहाँ पर सोडियम
यूरिन के थ्रू पास हो रहा है, मतलब साल्ट वेस्टिंग हो रहा है, तब डेफिनेटली क्या मिलेगा हमारे को? हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन। अगर एक्स्ट्रा रीनल सिम्टम्स की बात करें इन द केस ऑफ द नेफ्रोप्टोमाइसिस की, तो एक्स्ट्रा रीनल सिम्टम्स हमारे को याद रखने हैं। एक्स्ट्रा रीनल के अंदर कौन कौन सा आएंगे? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, and retinitis pigmentosa, and secondly is cerebellar ataxia. ओके, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा डेवलप हो जाए विद नेफ्रेनोप्थाइसिस नोन एज ए सीनियर लोकन सिंड्रोम। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सीनियर लोकल सिंड्रोम क्या है, एंड सेरिब्रल अटैक्सिया नोन एज ए जॉबर्ट सिंड्रोम। तो मैं जैसे बोलता हूँ हमेशा कि सिंड्रोम की अलग से बुक बना लेना जिससे याद रहेगा, जॉबर्ट सिंड्रोम एसोसिएटेड विद द सेरिब्रल अटैक्सिया। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द किडनी सिस्टम। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है किडनी। तो थैंक यू एवरीवन।